हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं कुमार मैंग आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। मुखर्जी नगर, नई दिल्ली और प्रयागराज पिछले 10 वर्षों से लगातार सिविल सर्विसेज के छात्रों को इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़ाता रहा हूं। तो एक छोटा सा मेरा परिचय है कि मैं कुमार मैंग, नई दिल्ली मुखर्जी नगर, साथ साथ नई दिल्ली में अब करोल बाग में भी इंग्लिश मीडियम में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और इंडियन इकोनॉमी दोनों क्लासेस आईएएस के लिए रन हो रही हैं। और प्रयागराज में तो जो बच्चे जानते हैं मेरा नाम, वो भली भांति परिचित होंगे कि पिछले 10 वर्षों से लगातार सिविल सर्विसेज को भारतीय अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र एक वैकल्पिक विषय के रूप में हम लगातार अध्यापन के कार्य में जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत सारी बातें ना करते हुए आपको सीधे ले चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है कि हम यूपी पीसीएस के लिए किस प्रकार से इंडियन इकोनॉमी को तैयार करें। तो आज का जो पूरा हमारा संदर्भित क्लास होगा वो इस बात को लेकर के होगा कि हम यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे तैयार करेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम एक टॉपिक ऐसा लेंगे जो यूपी पीसीएस और आपकी जो और परीक्षाएं हैं पीसीएस रिलेटेड, जिसको हम आरओ यारो के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि आपका आरओ यारो का भी एग्जाम काफी करीब है। तो पिछले वर्ष का अगर पेपर देखेंगे आप आरओ यारो का, तो वहां पर काफी प्रश्न अर्थव्यवस्था से पूछे गए हैं। तो आज की जो क्लास होगी आपको दोनों ही इम्तिहान के लिए, आपके दोनों ही एग्जाम में काफी फायदेमंद साबित होगी। तो जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी फॉर यूपी पीसीएस, ठीक है। अच्छा, चूंकि यूपी/पीसीएस इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि पीसीएस कई सारे स्टेट्स लेता है। बिहार भी पीसीएस करवाता है, राजस्थान भी है, यानी जितने सारे स्टेट्स हैं भारत में वे सब अपने अपने प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का एग्जाम लेते ही लेते हैं। तो चूंकि अभी हमारा टारगेट क्या है, 12 अक्टूबर 2025 को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, उसी को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पर अपने अध्यापन को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है मेरी बातें सब समझ में आ गई होंगी जो मैं कहना चाहता हूं। तो आइए हम लोग एक टॉपिक को लेते हैं और उस टॉपिक का नाम हम लोग रखते हैं आज इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति के संदर्भ में हम लोग बात करने जा रहे हैं। बाकी नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आपको यूपी पीसीएस का कंप्लीट सिलेबस फॉर प्रीलिम्स मिल जाएगा। हालांकि मेरा अपना मानना है कि इकोनॉमिक्स जैसा टेक्निकल सब्जेक्ट, इसमें प्रीलिम्स और मेंस को अलग कर पाना काफी मुश्किल है, और चूंकि आपके पास वक्त काफी कम है इसलिए हम पीसीएस में उन चैप्टर्स को लेके चलेंगे जो आपके प्रारंभिक परीक्षा है तो काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, एक टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। तो ये हमारी पहली क्लास है इस प्लेटफॉर्म पर अब तक की, और आप उम्मीद करता हूं कि इस कक्षा से काफी कुछ सीखने को प्राप्त करेंगे। और अगर कहीं भी कोई समस्या आपको आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं, उसके जवाब आपको यथाशीघ्र मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो भी छात्र इस क्लास को देखेंगे या जो भी छात्र इस क्लास को देख रहे होंगे वे सभी पेन और कॉपी लेकर के इकोनॉमिक्स की क्लास को देखेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि विषय ऐसा है कि बगैर समझे हुए आप इसको आगे डील नहीं कर सकते हैं। यानी जब तक आप पेन और कॉपी नहीं लेंगे तब तक आपको इसकी सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं जाती है, फिजिक्स पढ़ी नहीं जाती है, उसे समझा जाता है। उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एक साइंस का लैंग्वेज है, इसलिए आप देखते होंगे कि सोशल साइंस का जो सबसे प्रायर सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है। तो एक छोटी सी अवधारणा के साथ हम लोग अपनी बात शुरू करेंगे। अवधारणा ये है कि जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे छात्र इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को लेकर के काफी कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज में सामान्य अध्ययन को लेकर के चल रहे हैं तो सामान्य अध्ययन में आपके सारे विषयों के अप्लाइड पोर्शन है। जैसे भूगोल है तो भूगोल का नाम भूगोल ही है। ज्योग्राफी चाहे आप ऑप्शन में पढ़ रहे हो, चाहे ज्योग्राफी आप जीएस के लिए पढ़ रहे हो, तो उसे भूगोल ही कहा जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स के सेंस में ऐसा नहीं है। जब हम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए पढ़ रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के रूप में, एक वैकल्पिक विषय के रूप में। लेकिन जब हमें सामान्य अध्ययन के लिए आगे बढ़ना होता है और इसकी जानकारी चाहिए होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी।
तो हमारा जो सामान्य अध्ययन है वो क्या है, इकोनॉमी। और इकोनॉमी ही नहीं है, इंडियन इकोनॉमी है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी को 3 तरीके से पढ़ा जाता है। उन 3 तरीकों की चर्चा हम लोग कर लें कि कैसे हम पढ़ते हैं। पहले तो ये है कि जब हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी के लिए आपको इसके 3 सेगमेंट अच्छे से पकड़ में होने चाहिए। एक तो सबसे पहला है इसका कॉन्सेप्चुअल। इसका कॉन्सेप्चुअल एनरिच्ड होना बहुत जरूरी है, यानी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अर्थव्यवस्था के अवधारणात्मक पहलू को अच्छे से समझें। और फिर इकोनॉमी का एक जो सेक्शन आता है वो है डायनेमिक पोर्शन। डायनेमिक पोर्शन क्या कहलाता है, यानी इसके हम करंट इकोनॉमी की बात करते हैं तो पूरे वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे, पूरे वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे और साथ साथ पूरे वर्ष के बजट की बात करेंगे। इकोनॉमी में ये 2 सेगमेंट ऐसे हैं जो आपको पूरे वित्त वर्ष के करंट को एक साथ प्रस्तुत करते हैं। यानी अगर कोई हमसे पूछता है कि सर हम पीसीएस के लिए या फिर आईएएस के लिए, आरओ के लिए आप कोई भी अर्थव्यवस्था संबंधित समान अध्ययन का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, और कोई हमसे पूछता है कि सर हम करंट इकोनॉमी कहाँ से पढ़ें, तो सीधी सी बात है, करंट इकोनॉमी के लिए आपको 2 सेगमेंट बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। एक तो ये है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो पिछले वर्ष के बजट पर आधारित होता है, और दूसरा ये है कि आपका बजट यानी आगामी बजट। बात समझ में आ गई? यानी आपको करंट इकोनॉमी में कहीं इधर उधर भागना नहीं है। अगर आप अच्छे से इकोनॉमिक सर्वे, जो इस बार की इकोनॉमिक सर्वे है यानी पिछले वर्ष के बजट का जो एनालिसिस है, जो रिव्यू है, उसको अगर हम ढंग से पढ़ें तो उसमें 13 चैप्टर्स हैं। वो 13 चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ लें तो आपका बहुत ही अच्छा करंट इकोनॉमी तैयार हो जाएगा। और दूसरा ये है बजट, यानी बजट जो पिछले वर्ष का बजट था और जो आगामी बजट है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लें तो यहां से आप बहुत सारे सवाल अपने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मेरा जो पिछले 10 वर्षों का अनुभव है, तो मुझे ये कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं है कि आप अनावश्यक रूप से करंट इकोनॉमी का हवा बना करके इकोनॉमी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इन्हीं 2 बुकलेट को गंभीरता के साथ पढ़ें और उसको पढ़ने के तरीके को समझते हुए पढ़ें। यानी आप कैसे पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे, बहुत लोग क्या करते हैं, जो मार्केट में इकोनॉमिक सर्वे के 10-12 पॉइंट्स आते हैं उसे पढ़ लेते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्चुअल एनरिचमेंट नहीं होगा। जब तक आपकी अर्थव्यवस्था से संबंधित अवधारणात्मक समझ नहीं होगी तब तक आप इस क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाएंगे। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। इसलिए आवश्यक है कि हम अर्थव्यवस्था जैसे तकनीकी विषय को तेजी के साथ अगर पढ़ना है तो उससे पहले हमें इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा। इसका मतलब है तेजी के साथ तभी हम पढ़ पाएंगे जब इसके कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को समझेंगे। तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे हम इसका कॉन्सेप्ट अच्छा कर लें और उसके बाद इसके हम फैक्ट की तरफ जाएं, क्योंकि यही विषय है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि विगत वर्षों से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि डेटा चेंज हो जाता है, सर्वेक्षण के आंकड़े चेंज हो जाते हैं, बजट के आंकड़े चेंज हो जाते हैं। इसलिए बात ध्यान में रखने वाली है कि हो सकता हो अन्य विषय जैसे इतिहास है, भूगोल है ना, पॉलिटी है, इन सब से 40 to 50% आपके रिपीटिशन वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे यूपीपीसीएस में। लेकिन इकोनॉमी एकमात्र ऐसा विषय है जिससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं दोबारा नहीं पूछेंगे। इस बात को आप समझिए, चाहे वो मुख्य परीक्षा की बात कर लें या प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लें। तो ये जो हम क्लास आपको ले रहे हैं, ये क्लास पूरी तरीके से 12 अक्टूबर 2025 को यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा जो हो रही है उसको डेडिकेटेड है। साथ साथ जो आपकी जुलाई में आरओ परीक्षा है उसके लिए भी काफी मददगार होगी। चलिए आइए, तो आज हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, उस टॉपिक का नाम है महंगाई। क्या नाम है? महंगाई। देखिए, जब हम लोग महंगाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो आर्थिक शब्द है उसको कहा जाता है इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। अब आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि महंगाई कोई आर्थिक शब्द नहीं है, महंगाई एक व्यवहारिक शब्द है। तो आर्थिक शब्द क्या है? इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। लेकिन देखिए, प्रायः आप बोलचाल की भाषा में महंगाई ही कहते हैं,
अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप कहते हैं महंगाई आ गई है, सरकार कहती है महंगाई घटा रहे हैं, यानी सरकार भी महंगाई शब्द का प्रयोग करती है, आप भी महंगाई शब्द का प्रयोग करते हैं, इवन कि आरबीआई के गवर्नर भी महंगाई शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जिन शब्दों को हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं उसका मतलब महंगाई है। और महंगाई का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल हम आपसे पूछें कि महंगाई का मतलब क्या होता है, तो कोई भी छात्र ये बताने में सक्षम होगा कि महंगाई का मतलब ये होता है कि जब वस्तु व सेवाओं की कीमतें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, है ना। तो चाहे सर्विसेज हो, कमोडिटीज हो, गुड्स हो, कुछ भी हो, अगर उसकी कीमतें बढ़ गई हैं तो उसी को हम महंगाई समझते हैं। तो क्या महंगाई के इस संकल्पना को समझना सही है या गलत है, इसकी भी बात हम लोग आज यहां पर करेंगे। तो अगर महंगाई कोई आर्थिक शब्द नहीं है तो उसका आर्थिक शब्द इन्फ्लेशन है। तो फिर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? मैंने बार बार कहा है कि आर्थिक या आर्थिकी या अर्थव्यवस्था एक तकनीकी विषय है। इसको जितना ही आराम से समझदारी से आप समझेंगे, इससे आने वाले प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से कर जाएंगे। कई बार यूपीपीसीएस में यही सवाल पूछ लेता है कि मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और जो सही अर्थ है उस पर टिक कर दीजिए। यूपीएससी यानी आईएएस की परीक्षा में सवाल ऐसे पूछता है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। या ऐसे पूछ लेता है, मुद्रास्फीति से आशय है, और उसके 4 परिभाषा दे देगा। तो यहाँ पर आज सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि जो मुद्रास्फीति है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। आप मुद्रास्फीति का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो फिर ये मुद्रा और प्लस स्फीति होगा। मुद्रा प्लस स्फीति यानी अब यहां पर एक शब्द से 2 शब्द बन रहे हैं, एक शब्द से 2 शब्द बन रहे हैं, एक शब्द मुद्रा है, दूसरा शब्द स्फीति है। अगर मुद्रा को हम कहें तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं मनी और इसको कहते हैं फ्लेशन। इसका मतलब ये हो गया कि मुद्रा का प्रसार हो जाना, मुद्रा का फैल जाना। फ्लेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। और मुद्रा को बता दें कि मुद्रा जो शब्द है वो मोनेटा से लिया गया है, मोनेटा। अब आप कहेंगे मोनेटा क्या है, तो मोनेटा देवी का मंदिर हुआ करता था। जूनो टेम्पल में एक मोनेटा देवी की मूर्ति थी जो सुख समृद्धि वैभव की प्रतीक मानी जाती थी। तो ग्रीक में फिर इसको कहा गया कि हम इसको सुख समृद्धि की मूर्ति मानते हैं, इनकी पूजा करने से तमाम वैभव आराम आता है। तो वहीं से मोनेटा से मनी। तो आप बिल्कुल परेशान मत रहिए, जब हम लोग मनी वाला एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बैकग्राउंड को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसकी डिटेलिंग करना बहुत जरूरी है। अगर हम उसके बैकग्राउंड को समझेंगे और बैकग्राउंड को लेते हुए प्रेजेंट टाइम के अपडेशन को लिंक कर लेंगे तो समझिए कि हमारा पूरा प्रीलिम्स भी अच्छे से तैयार हो जाएगा, साथ साथ हम कुछ मेंस की बातें भी करने में सक्षम हो पाएंगे। हम मेंस की बात इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा टारगेट क्या है, प्रारंभिक परीक्षा। जब हम प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाएंगे तो हम स्वतः मेंस की तरफ बढ़ जाएंगे और फिर हम मेंस के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी पर आपसे डिस्कशन करेंगे। हम बार बार कह रहे हैं, किसी भी शब्द को लेकर के कोई भी समस्या होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपका सवाल पूछना ही हमारे लिए ऐसा होगा कि हम आपको सिखा पाएंगे। आइए, तो मनीफ्लेशन यानी एक्सपेंशन यानी मुद्रा का प्रसार हो जाना। ऐसा मतलब ये हुआ कि अगर हम एक बैलून ले लें, बैलून, और बैलून में हम मनी को इंसर्ट करें तो इस तरीके से फ्लेट हो जाएगा। ये कहलाता है उसका फ्लेट हो जाना या फ्लेशन कहलाता है। और इसका मतलब ये होता है कि जब बाजार में वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो प्राय हम कहते हैं वस्तु व सेवाओं की कीमतों का बढ़ जाना ही महंगाई है। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करें कि वास्तव में ऐसा होता है।
क्या वस्तु और सेवाओं की कीमतों का बढ़ना महंगाई होता है? उसके पहले हमने आपसे डिस्कशन किया है कि मुद्रास्फीति यानी मनीफ्लेशन, अगर मुद्रा के रूप में मार्केट में, यानी ये मार्केट समझिए, मुद्रा के रूप में अगर मुद्रा भरी जा रही है यानी बाजार का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मुद्रा बाहर निकल रही है, अगर मुद्रा बाहर निकल रही है तो बाजार का आकार छोटा हो जाएगा, यानी ये कहलाएगा क्या? डीफ्लेट। क्या कहलाएगा? डीफ्लेट। और डीफ्लेट का जो पूरा अर्थ है वो डिफ्लेशन से है, यानी किसी बाजार में मुद्रा का ज्यादा भर जाना इन्फ्लेशन कहलाता है और किसी बाजार में मुद्रा का बाहर निकल जाना डिफ्लेशन कहलाता है, जिसको हम कहते हैं कि वस्तु व सेवाओं की कीमतें गिर गई हैं, या हम कहते हैं सस्तापन आ गया है। क्या कहते हैं? सस्तापन आ गया। तो ना तो सस्तापन कोई आर्थिक भाषा है और ना तो महंगापन कोई आर्थिक भाषा है। तो फिर होता क्या है? यानी जो कुछ भी फंक्शंस हो रहे हैं वो मनी के साथ हो रहे हैं। अगर मार्केट में मुद्रा ज्यादा जा रही है तो इन्फ्लेशन, अगर मार्केट से मुद्रा ज्यादा निकल रही है तो डिफ्लेशन। तो वास्तव में ये होता क्या है? क्या वास्तव में अर्थव्यवस्था में महंगाई जैसी कोई वस्तु है या महंगाई जैसा कोई शब्द है जिसका हम प्रायः प्रयोग करते हैं? क्या वास्तव में सस्तेपन जैसा कुछ है जिसका हम प्रायः प्रयोग करते हैं? आइए समझते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, इसका मतलब हो गया मुद्रा का प्रसार। और जब हम मुद्रा के प्रसार की बात करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले कोई वस्तु ए है और किसी वस्तु ए का दाम 50 रुपए था। अब उसी वस्तु का कुछ दिनों के बाद दाम 100 रुपए हो गया है। एक वस्तु ए का दाम पहले 50 रुपए था, अब बढ़कर के 100 रुपए हो गया, यानी 50 रुपए से 100 रुपए होना ही क्या कहलाता है? महंगाई कहलाता है। और महंगाई के सिलसिले में देख रहे हैं कि पहले यहां पर मुद्रा की आपूर्ति 50 थी। अब हम बार बार मुद्रा की आपूर्ति नहीं लिखेंगे, हम मुद्रा की आपूर्ति को सप्लाई ऑफ मनी कहेंगे। क्या कहेंगे? सप्लाई ऑफ मनी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? SOM। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SOM कहेंगे। यानी पहले सप्लाई ऑफ मनी हमारा 50 था, 50, और फिर बढ़ करके हमारा सप्लाई ऑफ मनी क्या हो गया? 100 हो गया। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है तो वस्तु व सेवाओं की कीमतें भी क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है तो वस्तु व सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसका मतलब एक रीजन तो हुआ कि सप्लाई ऑफ मनी का बढ़ना महंगाई का बढ़ना है। यानी अब देखिए, अगर यूपीपीसीएस साहब से पूछता है कि मुद्रास्फीति के निम्न कारणों में से, तो देखिए एक कारण हुआ, तो मुद्रास्फीति तब होगी जब मुद्रा की आपूर्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब सवाल यह है कि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई है कि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाई गई है? दो सेंस में हमें समझना होगा। हम अक्सर देखते हैं कि सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि आज आधी रात से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी। यानी अगर आज 90 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है तो कल वो 100 रुपए में हो जाएगा। अब दिमाग में एक बात जानी चाहिए कि आखिर ऐसे क्या रीजंस रहे होंगे, ऐसे क्या कारण हैं कि आज रात से पेट्रोल की कीमतें 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएंगे। अब सवाल ये है, वस्तु व सेवाओं की कीमतें क्यों बढ़ती हैं? जब हम लोग क्यों पर सवाल करेंगे, जब हम लोग कैसे पर सवाल करेंगे, तो वही मेंस का कॉन्सेप्ट हो जाता है। जब हम लोग कहां पर सवाल करेंगे, जब हम लोग कब पर सवाल करेंगे, तो वो फैक्ट होता है। जैसे हम आपसे पूछें कि बताइए वर्तमान में मुद्रास्फीति की दर कितनी है, आपने कहा लगभग 6%, आपने कहा लगभग 6% की मुद्रास्फीति की दर है, ये फैक्ट हुआ। लेकिन हम आपसे पूछें आखिर क्या रीजन है कि भारत में मुद्रास्फीति की दर 6% है,
तो इसके पीछे के रीजंस पर जाएंगे, कारणों पर जाएंगे, तो ये आपका मुख्य परीक्षा का एक कॉन्सेप्ट बनेगा। यानी जब हम किसी रीजन्स पर जाते हैं, जब हाउ पर जाते हैं, कैसे ये हुआ, क्यों ये हो रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई हमें लॉजिक चाहिए, हमें रीजन्स चाहिए। तो सवाल यहां पर वही है कि जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है तो महंगाई आती है। यानी एक रीजन्स आपको मिल गया कि इन्फ्लेशन के सेंस में सप्लाई ऑफ मनी का बढ़ना एक रीजन है कि प्राइसेस हमारी क्या होती हैं, हाइक हो जाती है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाए, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाए तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। यानी सस्तेपन का कारण है मुद्रा की आपूर्ति का कम होना, महंगेपन का कारण है मुद्रा की आपूर्ति का बढ़ना। आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को अभी समझिए कि सप्लाई ऑफ मनी का मतलब ये हुआ लिक्विडिटी ऑफ मनी, दैट मीन्स हीप ऑफ मनी। यानी जब हम मुद्रा की तरलता को बढ़ा देते हैं, जब पैसे का भंडार बाजार में ज्यादा हो जाता है, लोगों के पास पैसा ज्यादा चला जाता है ना, आपके पास पैसा जब ज्यादा हो जाएगा तो यू आर द अल्टीमेट रीजन हाइकिंग ऑफ प्राइसेस। यानी आप एक कारण हो जाएंगे कि वस्तु व सेवाओं की कीमतों को बढ़ा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पॉकेट में पैसा कम जाए, हमारे पास पैसा कम रहे, हमारे खर्च करने की क्षमता कम रहे, सप्लाई ऑफ मनी कम रहे, तो शायद हम महंगाई को ना बढ़ा पाए। मेरी बात को आप ऐसे समझिए कि जब कोविड आया था, यानी जब कोरोना का दौर चल रहा था, तो लोगों के पास रोजगार धंधे सब क्या हो गए थे, कम हो गए थे। रोजगार धंधे कम हो गए थे तो उनकी जेब में पैसा कम हो गया था। जब जेब में पैसा कम हो गया था तो उनके खर्च करने की क्षमता भी कम हो गई थी, और जब खर्च करने की क्षमता कम हो गई तो उनकी क्रय शक्ति कम हो गई। क्रय शक्ति कम हो गई तो वस्तु व सेवाओं की मांग भी क्या हुई, कम हो गई। और वस्तु व सेवाओं की जब मांग कम होगी तो ऑटोमेटिकली मांग का संबंध कीमतों से है। जिन वस्तुओं की मांग ज्यादा होती है उनकी कीमतें ज्यादा हो जाती हैं, जिन वस्तुओं की मांग कम होगी उनकी कीमतें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। आप देखते होंगे व्यवहार में, अगर आप मार्केट में किसी वस्तु की मांग ज्यादा कर लेंगे तो उसकी कीमतें ज्यादा हो जाएंगी, किसी वस्तु व सेवाओं की मांग आप कम कर देंगे तो उसकी कीमतें क्या हो जाएंगी, कम। यानी एक रीजन तो ये है कि हमारा डिमांड बिहेवियर इज द वन रीजन फॉर हाइकिंग ऑफ प्राइसेस और डिक्लिनेशन ऑफ द प्राइसेस। यानी मांग का व्यवहार, हमारी मांग का व्यवहार ये तय करता है कि बाजार में वस्तु व सेवाओं की कीमतें बढ़ेंगी या बाजार में वस्तु व सेवाओं की कीमतें कम हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। इसकी एक साइकिल बनाता हूं, जरा समझिए। तो ये तो मैंने बता दिया कि सप्लाई ऑफ मनी के बढ़ने से प्राइसेस ज्यादा, सप्लाई ऑफ मनी के से प्राइसेस कम। अब समझिए कि अगर सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि मनी टू कस्टमर, यानी ग्राहकों के पास पैसा ज्यादा है। जब ग्राहकों के पास पैसा ज्यादा है तो परचेजिंग पावर ज्यादा होगी। परचेजिंग पावर ज्यादा होगी तो एक्सपेंसेस क्या होंगे, ये भी ज्यादा होंगे। खर्च ज्यादा होने से क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी। डिमांड अब कई सारी चीजों की हो सकती है। डिमांड हो सकता हो कि आप नेसेसरी आइटम की करें, नेसेसरी आइटम्स का डिमांड करें। हो सकता हो आप बोगस आइटम की डिमांड करें। हो सकता हो आप अनयूज्ड आइटम की डिमांड करें। जो भी हो, डिमांड आपका बढ़ जाएगा। चाहे वो घटिया वस्तु की मांग करें, चाहे फैशनेबल वस्तु की मांग करें, चाहे आवश्यक वस्तु की मांग करें, या ऐसे वस्तु की मांग करें जो आपके लिए प्रयोग में है ही नहीं या जिसको आप अच्छा नहीं समझते हैं। लेकिन डिमांड के बढ़ने से क्या होगा, जब डिमांड आपका बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट होगा मार्केट पर। तो मार्केट इंपैक्टेड, और जब मार्केट इंपैक्ट होगा तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगी। और प्राइसेस बढ़ना ही सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ना दिखाता है। यानी अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ रही है
मनी टू कस्टमर्स ज्यादा है, ग्राहकों के पास पैसा ज्यादा है, उनकी क्रय शक्ति ज्यादा है। जब उनकी क्रय शक्ति ज्यादा होगी तो खर्च ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे। अब डिमांड कई तरीके की होती है, डिमांड ज्यादा पुश करेंगे, डिमांड पुश बिहेवियर होगा तो मार्केट प्रभावित होगा और वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन एक और इसमें रीजन आता है कि अगर हम डिमांड बढ़ा रहे हैं तो फिर सप्लाई चेन पर क्या इंपैक्ट होगा। देखिए बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब सवाल जैसे पीसीएस यही पूछ लिया आपसे कि जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक ऑप्शन दिया रहेगा, जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में ग्राहकों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, पीछे से भी सवाल पूछ सकता है कि जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है, when supply of money increases then what will be happen in the market, तो क्या होगा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, यानी खर्च क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और फिर सवाल पूछेगा कि मुद्रा की आपूर्ति का मांग से कैसा रिलेशन। तो आप सिंपल कहिए कि जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है तो सप्लाई ऑफ मनी हैविंग डायरेक्ट रिलेशन विथ डिमांड, यानी जब मांग की आपूर्ति बढ़ेगी तो मांग स्वतः क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दो शब्द की चर्चा हम लोग यहां कर रहे हैं बार बार, एक सप्लाई की बात कर रहे हैं, सप्लाई की बात कर रहे हैं, और एक डिमांड की बात कर रहे हैं, है ना, एक डिमांड की बात कर रहे हैं। थोड़ा सप्लाई और डिमांड का कर्व देख लेते हैं। टॉपिक हमारा इन्फ्लेशन है, महंगाई है। हमने आपसे कहा महंगाई कोई आर्थिक शब्द नहीं है, तो आर्थिक शब्द क्या है, एक इकोनॉमिक टर्म क्या है, इन्फ्लेशन। तो हम इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कहां से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं ये भी हम आपको साथ में बताते हुए चल रहे हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि आप पेन और कॉपी ले करके इस क्लास को करिए, ताकि कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकें। जो भी छात्र पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे वही छात्र अच्छा इकोनॉमिक्स सीख पाएंगे। और देखिए मैं आपको पहले बता दूं, मैं यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ाने नहीं आया हूं बेटा, मैं आपको इकोनॉमिक्स सिखाने आया हूं। तो जो सीखने का विषय उसको पढ़िए मत। जब हम लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे थे तो हमारे साथ के छात्र थे वो 12th में फेल हो गए और 12th में हमारे मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, तो फिर उनके फादर हमारे फादर के पास आए, उन्होंने हमारे फादर से पूछा कि आपका बेटा और मेरा बेटा दोनों साथ में ही पढ़ते थे, फिर आपका बेटा मैथमेटिक्स में पास हो गया और मेरा बेटा मैथमेटिक्स में फेल हो गया। तुम्हारे फादर ने कहा क्योंकि आपका जो बेटा है ना वो मैथमेटिक्स पढ़ता था और जो हमारा बेटा है वो मैथमेटिक्स लगाता था। ठीक है, तो मैथमेटिक्स लगाने में और मैथमेटिक्स पढ़ने में जमीन आसमान का अंतर है। यानी अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेगा, अलजेब्रा पढ़ेगा, कैलकुलस पढ़ेगा तो कुछ कर नहीं पाएगा। आप बुक लेके पढ़िए, लेकिन जब आप इसको लगाएंगे, है ना, एक्सरसाइज करेंगे, आप पेन और कॉपी के साथ जंग लड़ेंगे, तब आप अच्छा समझ पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं जो सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थी हैं वे सभी लोग अपने साथ पेन और कॉपी जरूर रखें। और इकोनॉमिक जैसा विषय बिना डायग्राम के, बिना ग्राफ के पढ़ना बेकार है। मैं दिल्ली में बहुत सारे छात्रों से जुड़ा रहता हूं, तो जैसे इस बार जब मेंस रिजल्ट आया यूपीएससी का तो बहुत सारे छात्रों ने बताया सर हमारे जीएस थर्ड में नंबर कम आए। जीएस थर्ड समझ रहे होंगे ना, जीएस थर्ड में इंडियन इकोनॉमी का एक बड़ा सेगमेंट है, यानी जीएस थर्ड 250 नंबर का है, आप यूपी पीसीएस में 200 नंबर का है। तो चाहे हम आईएएस के एग्जाम की बात कर लें, चाहे हम पीसीएस के एग्जाम की बात कर लें, दोनों में जीएस थर्ड में इंडियन इकोनॉमी का एक बड़ा पोर्शन है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 60% कवर करती है। तो जब बेटा आप अर्थव्यवस्था में साहित्य लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है साहित्य में अर्थव्यवस्था लिख देंगे तो वहां भी नंबर नहीं मिलेगा। तो जिसका जो विषय है उसका वो नेचर जानना चाहिए। यानी अगर आप इकोनॉमी लिख रहे हैं, इकोनॉमी समझ रहे हैं, तो इकोनॉमी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर आपको ध्यान देना होगा। अर्थव्यवस्था लिखते समय आपके दिमाग में ग्राफ चलने चाहिए, अर्थव्यवस्था करते समय आपके दिमाग में कुछ फॉर्मुलेशन चलना चाहिए, तब आप अर्थव्यवस्था में अच्छा नंबर पाएंगे। आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको एक एक बिंदु पर डिटेल में चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से और बहुत ही सहजता के साथ आपको अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था दोनों ही पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर। यानी जिनका अर्थशास्त्र वैकल्पिक विषय होगा वो भी इसी प्लेटफॉर्म से इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़ सकते हैं, और जो सिविल सर्विसेज के जुड़े हुए हैं सामान्य अध्ययन के क्षेत्र में वो भी यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। तो समझिए, तो हमने कहा कि जब हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो सप्लाई और डिमांड की बात कर रहे हैं बार बार।
क्योंकि महंगाई क्यों बढ़ रही है? सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होने के कारण। ठीक है, महंगाई क्यों कम हो रही है? हमने बताया रीजन सप्लाई ऑफ मनी के कम होने के कारण। एक सवाल और भी है कि जब हम लोग सप्लाई और डिमांड की ग्राफ को देखते हैं, ध्यान से देखिए, मैं आपके सामने एक ग्राफ बना रहा हूं। अच्छा, कोई बता पाएगा इसमें कि डिमांड लाइन कैसी होती है? जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में बताए, है ना, या तो चैट बॉक्स आपका चल रहा है, चैट बॉक्स में बताइए कि डिमांड लाइन हमेशा इस तरीके की होती है। डिमांड लाइन हमेशा निगेटिव स्लोप होती है। दिस इज निगेटिव स्लोप लाइन। ये क्या है? निगेटिव स्लोप। और सप्लाई लाइन कैसी होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है फ्रॉम द ओरिजिन। ये पॉजिटिव होगी, ये सप्लाई लाइन है। तो डिमांड और सप्लाई यानी इसको हम कहेंगे पॉजिटिव स्लोप। ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव स्लोप। तो आपका जो डिमांड लाइन है वो नेगेटिव स्लोप का है। ये एक्स एक्सिस कहलाता है और ये वाई एक्सिस कहलाता है। यहां पर हम क्वांटिटी की बात करते हैं, यहां पर हम प्राइसेस की बात करते हैं। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस क्या डिनोट करता है? मात्रा की, और वाई एक्सिस क्या डिनोट करता है? प्राइसेस की। और ये हमें पता भी है, वेयर देयर सप्लाई एंड डिमांड मीट टुगेदर देयर प्राइसेस आर डिटरमाइंड। यानी जहां कहीं भी मांग और पूर्ति एक दूसरे को कट करते हैं, वहीं पर बेटा कीमतों का निर्धारण होता है। यानी यहां पर कीमतें निर्धारित हो जाएंगी पी। कहीं भी अगर डिमांड सप्लाई इसको पॉइंट ई पर काट रही है तो प्राइस हमारा पी होगा। अगर डिमांड और सप्लाई में से डिमांड कांस्टेंट है और सप्लाई ऊपर चली गई, ये सप्लाई लाइन यानी S1 ऊपर चला गया, तो हमारा प्राइसेस, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया? E1। और जब ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया तो फिर हमारा नया प्राइस क्या हो गया? P1। तो आप देख पा रहे हैं कि P से P1 होना, यानी P से P1 होना क्या दिखला रहा है? महंगाई का बढ़ना है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? तो बहुत लोग कहेंगे अरे सप्लाई तो, सॉरी ये डिमांड है, ये डिमांड है, ये डिमांड है। यानी आप देख रहे हैं जो हमने अभी बात कही आपसे कि जब डिमांड डी से D1 हो गई, यानी जब हमारा साम्य बिंदु, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बिंदु ई से E1 पे पहुंच गया, बिंदु ई से E1 पर पहुंच गया, तो डिमांड बढ़ गई। आप सिंपली देख पा रहे हैं इस ग्राफ में कि पहले हमारी जो मांग रेखा थी DD थी, वो मांग रेखा बढ़ करके अब D1 हो गई। पहले जो हमारा साम्य बिंदु था वो E था, वो साम्य बिंदु बदल करके हमारा E1 हो गया है। तो हमने एक बात कही, मांग बढ़ने से कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन शर्त ये है कि सप्लाई कांस्टेंट रहे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सप्लाई SS है, तो SS सप्लाई पर हमारा जब डिमांड D1 हो जाता है तो प्राइसेस क्या हो रही हैं? P2 P1 हो रही हैं। यानी ये बात क्लियर हो गई ना कि मांग बढ़ने से कीमतें क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिमांड बढ़े और सप्लाई यानी पूर्ति क्या रहे? कांस्टेंट रहे, तो प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? डिमांड कम हो जाए, सप्लाई क्या रहे? कांस्टेंट रहे, तो क्या होगा? डिमांड कम, सप्लाई कांस्टेंट, तो प्राइसेस क्या होंगी? गिर जाएंगी। यानी आप यहां पर इस बात को समझिए अच्छे से कि किसी भी कंडीशन में, इन ईच एंड एवरी कंडीशन, अगर डिमांड इक्वल टू सप्लाई है, तो हम ये कहेंगे कि कीमत स्थिर है। क्या कहेंगे? कीमत स्थिर है। अगर किसी भी कंडीशन में डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई कम हो जाए, तो हम कहेंगे कीमत वृद्धि है। दूसरा ये कंडीशन हो गया। अगर हम तीसरे कंडीशन की बात करें कि डिमांड कम हो जाए और सप्लाई बढ़ जाए, तो हम कहेंगे कि कीमत में गिरावट है।
यानी अगर डिमांड सप्लाई एक दूसरे के बराबर हैं तब तो कीमतें स्थिर रहेंगी, डिमांड बढ़ रहा हो और सप्लाई गिर रही हो तो कीमत बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो रही हो सप्लाई बढ़ रही हो तो कीमत में गिरावट हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर सप्लाई हमारी कम हो रही हो और डिमांड क्या है, कांस्टेंट, डिमांड क्या हो जाए, कांस्टेंट, तो भी क्या होगा, कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि कांस्टेंट डिमांड भी सप्लाई को पास कर जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, यहां पर बस एक बात समझते हैं कि अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी, ठीक है, तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से क्या होगा, वस्तु व सेवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी और इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी हमारी चर्चा जो शुरू हुई थी बेटा, वो इस बात से शुरू हुई थी कि जब सप्लाई ऑफ मनी का रिलेशन डिमांड से है तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से हमारे प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और हमने आपसे ये भी कहा कि देखिए हर अवस्था में सप्लाई ऑफ मनी का बढ़ना प्राइसेस को रिलेट करता है। लेकिन अब सवाल ये भी है, क्या अर्थव्यवस्था में जब कभी भी महंगाई आ जाती है, क्या जब कभी भी महंगाई आती है तो क्या वास्तव में वो इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन है क्या, इन्फ्लेशन का मतलब जो होता है उसको आप समझिए कि जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, ऐसा कुछ नेचर हो जाए, कुछ नेचुरल हो जाए, यानी कुछ प्राकृतिक हो जाए, और प्राकृतिक घटना होने से वस्तु व सेवाओं की कीमतें बढ़ जाएं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइसेस बढ़ जाए, तब हम कहेंगे इन्फ्लेशन है। बात समझ में आ रही है? यानी आपदा आ जाए, ठीक है, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं कि हम सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए। जैसे कोरोना आ गया, कोरोना एक नेचुरल डिजास्टर था, अब कोरोना नेचुरल डिजास्टर होने के नाते सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए तो आप देखते होंगे कि कुछ क्षेत्रों में कीमतें बढ़ गई, कुछ क्षेत्रों में कीमतें कम हो गई। इसे हम कहते हैं, यानी नेचुरली अगर कोई घटना प्राकृतिक रूप से होती है, अगर प्राकृतिक रूप से वस्तु व सेवाओं की कीमतें बढ़ती है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर प्राकृतिक रूप से वस्तु व सेवाओं की कीमतें गिरती हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। इस बात को याद रखिएगा कि जब सिचुएशन हो और सिचुएशन में गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइसेस कम हो जाए तो फिर बार बार हम मुद्रास्फीति शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो तो फिर गलत है। आज तक आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से गलत था, और आप ही का नहीं, जितने भी छात्र हर समय इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं वो गलत हैं। सरकार भी हर समय इन्फ्लेशन की बात कर रही है, वो गलत है। आप हर समय डिफ्लेशन की बात कर रहे हैं, वो गलत है। सरकार भी डिफ्लेशन की बात करी, वो गलत है, क्योंकि हम सभी लोग जो समझना चाहते हैं सरकार हमें समझा देती है। और जब यूपीएससी सवाल पूछता है, यूपीपीसी सवाल पूछेगा, आपके आरओ पूछ लेगा, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट गलत होगा तो आपका जवाब भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी एक बात तो समझ में आ गई कि हर समय इन्फ्लेशन नहीं होता है, हर समय डिफ्लेशन भी नहीं होता है, क्योंकि हर समय तो अब जैसे मान लीजिए युद्ध हो रहा था, युद्ध होने लगा, युद्ध में वस्तु व सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगी, क्योंकि हो सकता हो ट्रांसपोर्टेशन रुक गया हो, ठीक है, हो सकता हो आवागमन हमारा बाधित हो गया हो सकता है हमने पाकिस्तान पर जो बैन लगाया, हमने जो सिंधु नदी का पानी रोका या रावी का पानी रोका, या तमाम जो हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उसकी वजह से हमारा भी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाधित हुआ होगा, इंपैक्टेड हुआ होगा। तो उससे हो सकता हो देश के भीतर वस्तु व सेवाओं की कीमतों में उछाल आ गया हो, या हो सकता हो देश में वस्तु व सेवाओं की कीमतों में गिरावट आ गई हो, कुछ भी हो सकता है। ये बात पहले आप समझिए कि अगर उत्पादन का स्तर बढ़ता है, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो वस्तु व सेवाओं की कीमतें कम हो जाएंगी, अगर उत्पादन का स्तर घटता है तो वस्तु व सेवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। टमाटर बहुत पैदा हो जाता है, टमाटर की कीमतें कम हो जाती हैं, टमाटर की शॉर्टेज हो जाती है, या टमाटर एक्सपोर्ट हो जाता है। यानी हमें कई पहलुओं पर सोचना है कि आखिर वस्तु व सेवाओं की कीमतें बढ़ती क्यों है और घटती क्यों है।
तो देखिए, हमेशा वस्तु व सेवाओं की कीमतें बढ़ती घटती नहीं है, बल्कि वस्तु व सेवाओं की कीमतें बढ़ाई और घटाई जाती हैं। तो जब सरकार जानबूझ करके वस्तु व सेवाओं की कीमतों को बढ़ाती है या सरकार जानबूझ करके वस्तु व सेवाओं की कीमतों को घटाती है, तो उसके लिए अलग शब्द बने हैं। क्या शब्द हैं? यानी जब जानबूझ करके, विद द डेलिब्रेशन, यानी जानबूझकर जानबूझकर अगर इन्फ्लेशन लाया जा रहा है, जानबूझकर इन्फ्लेशन लाया जा रहा है, तो वो इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा रिफ्लेशन। याद रख लीजिए। अगर ये शब्द आपने नहीं सुना है तो आज सुनिए। यानी अर्थव्यवस्था में प्रायः इन्फ्लेशन नहीं होता है, अर्थव्यवस्था में प्रायः क्या होता है? रिफ्लेशन। अगर जानबूझकर डिफ्लेशन लाया जा रहा है, जानबूझकर क्या लाया जा रहा है? डिफ्लेशन, तो ये डिफ्लेशन नहीं कहलाता है, ये क्या कहलाता है? दैट इज डिसइन्फ्लेशन। क्या कहलाएगा ये? डिसइन्फ्लेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब सरकार ये घोषणा करती है कि आज रात 12 बजे के बाद से वस्तु व सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, दैट इज नॉट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज ऑलवेज सिचुएशनल and reflation is always deliberational. When government hike the prices with the help of deliberation, that is reflation, not inflation. And when the government declines the prices of the goods and services, that is disinflation, not deflation. Are you getting my points? यानी जब सरकार अर्थव्यवस्था में जानबूझ करके वस्तु व सेवाओं की कीमतों को बढ़ाती है, तो बेटा उसे इन्फ्लेशन नहीं कहा जाएगा, उसे रिफ्लेशन कहा जाएगा। आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में सवाल पूछा गया कि मुद्रा स्फीति क्या है और मुद्रा संस्फीति क्या है। दिस इज मुद्रा संस्फीति। यह क्या कहलाएगी? मुद्रा संस्फीति। पीटी का पेट क्वेश्चन है। यह क्या कहलाएगा? मुद्रा अवस्फीति। मुद्रा अवस्फीति। तो एक मुद्रा अपस्फीति है, डिफ्लेशन इज मुद्रा अपस्फीति, और ये क्या हो जाएगा? मुद्रा अवस्फीति। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में जानबूझकर महंगाई लाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ अर्थव्यवस्था में जानबूझकर सस्तापन लाया जाता है। क्लियर है ना? समझाते हैं, कैसे समझाते हैं। हमने कहा कि भाई हो सकता हो इकोनॉमी में रिसेशन हो सकता है इकोनॉमी में रिसेशन है। अब जो लोग रिसेशन शब्द सुने हैं, जरा इसकी डिफरेंस हमें बताइए। हम एक एक शब्द बताएंगे। जिस दिन आपने अर्थव्यवस्था की शब्दावलियों पर अच्छा कमांड कर लिया, उस दिन आपके लिए अर्थव्यवस्था चुटकियों का खेल हो जाएगा। आप अर्थव्यवस्था इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आपके जीवन में अर्थव्यवस्था के शब्दों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन आपके जीवन में अर्थव्यवस्था का बहुत इस्तेमाल है कि नहीं? आप दिन भर अर्ली टू लेट नाइट तक आप क्या करते हैं? अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट तक आपका पूरा जीवन अर्थव्यवस्था के लिए बीत रहा है। आप बेटा जो पढ़ाई भी कर रहे हैं वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं। आप जैसे सुबह उठे, ब्रश की डिमांड हुई, है ना, चाय कॉफी की डिमांड हुई, बन मक्खन की डिमांड हुई, चना बादाम की डिमांड हुई, और उसकी सप्लाई हो रही है। तो डिमांड और सप्लाई क्या दिखला रहा है? आपका संतुलन। आप सोचिए, अगर आपकी डिमांड और सप्लाई हो ही नहीं रही है तो आप क्राइसिस में आ सकते हैं ना। यानी अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन ना हो और सिर्फ डिमांड ही डिमांड होता रहे, तब तो हाई राइज हो जाएगा, यानी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और अभी हम बताएंगे कि आखिर महंगाई यानी मुद्रास्फीति हमारे लिए काम की चीज क्यों है। एक एक करके समझिए बहुत आराम से, लेकिन आप चीजों को नोट करते रहिए क्योंकि यहीं से आपके प्रीलिम्स के बहुत सारे सवाल बनेंगे। यू नेवर नो कि इकोनॉमी में कहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। आपका कॉन्सेप्ट जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप इकोनॉमी क्वेश्चन कर पाएंगे। यानी हो सकता है इकोनॉमी में रिसेशन हो और इस रिसेशन को कम करने के लिए, रिसेशन को कम करने के लिए
गवर्नमेंट ने जानबूझकर सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा दिया हो, है कि नहीं? अच्छा, कभी कभी आप देखते होंगे कि अगर आपके पॉकेट में पैसे नहीं हैं, आप बहुत अपने आप को मंद समझते हैं, है ना? यू आर फीलिंग वेरी डिग्रेसिव। आप समझते हैं अरे बहुत डिप्रेशन है। वास्तव में डिप्रेशन नहीं है, पैसा नहीं है आपके पास। अरे आपकी पॉकेट में पैसा हो जाए तो आपसे तेज इंसान कोई है ही नहीं। और अर्थशास्त्री पीयू कहते हैं कि भाई मुद्रा जो पैसा है उसके पास पैर होते हैं, वो चलना चाहती है, दौड़ना चाहती है, भागना चाहती है। और जैसे ही आपके पास पैसा आ जाए, सपोज करिए आपके चारों पॉकेट में, यानी पैंट के 2 पॉकेट, शर्ट में 2 पॉकेट बनवा लीजिए, वहां भी पैसा ही पैसा हो, तो फिर आप रुकने वाले नहीं हैं। आप इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि अभी आपके पास पैसा नहीं है। जिस दिन आप अधिकारी बन जाएंगे, आप एसडीएम बन जाएंगे, आप डीएम बन जाएंगे, फिर देखिए आपकी चाल ढाल बदल जाएगी। ये चाल ढाल डीएम एसडीएम के रुतबे का तो है ही है, लेकिन जो उसके पीछे मुद्रा का राज छिपा हुआ है, उसके पीछे जो पैसे का राज छिपा हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी पैसा अगर आपके पास आ जाए तो सरकार क्या करती है? सरकार इकोनॉमी के रिसेशन को कम करने के लिए मार्केट में जानबूझकर पैसा डालती है, और पैसा डालने से तेजी लाने की कोशिश करती है। इसका मतलब यह हुआ, सरकार जब जानबूझ करके सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाएगी तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेशन। क्या कहेंगे? रिफ्लेशन। अब हो सकता हो फिर अर्थव्यवस्था में हो सकता हो बहुत तेजी हो, यानी बूम की स्थिति हो। बूम मतलब तेजी, बहुत तेजी हो। इस तेजी को कम करने के लिए सरकार जानबूझकर, है ना, जानबूझ क्या करे? सप्लाई ऑफ मनी को कम कर दे। तो जब सरकार जानबूझकर सप्लाई ऑफ मनी को कम करेगी, जिसे हम क्या कहेंगे? डिसइन्फ्लेशन। क्या कहेंगे? डिसइन्फ्लेशन। मुझे उम्मीद है आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी, साफ सुथरी है, आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 चीज क्लियर हो गई। एक तो ये कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन होता नहीं, इन्फ्लेशन लाया जाता है, और जब इन्फ्लेशन लाया जाता है तो क्या कहलाता है? रिफ्लेशन, जिसे हम मुद्रा संस्फीति कहते हैं। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था में मंदी भी नहीं होती, मंदी लाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? डिसइन्फ्लेशन। तो 4 कॉन्सेप्ट हो गए। क्या क्या कॉन्सेप्ट हो गया? इन्फ्लेशन एंड रिफ्लेशन। क्या हुआ? रिफ्लेशन। इट मींस इन्फ्लेशन और रिफ्लेशन की फंक्शनिंग वही है। इन्फ्लेशन में भी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है और रिफ्लेशन में भी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है। चाहे हम इन्फ्लेशन कहे चाहे हम रिफ्लेशन कहे, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इन्फ्लेशन सिचुएशनल है और रिफ्लेशन जानबूझकर लाया जा रहा है। तो इन्फ्लेशन और रिफ्लेशन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हुए। क्या हुए? सिनोनिम हुए ना। ये एक दूसरे के सिनोनिम हुए, सिनोनिम। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, तो इन्फ्लेशन का उल्टा क्या है? डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन उल्टा क्या है? डिफ्लेशन। और डिफ्लेशन को कम या डिफ्लेशन को जानबूझ के जब लाते हैं तो क्या कहलाता है? डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। तो देखिए, इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन हो गया, तो रिफ्लेशन का उल्टा डिसइन्फ्लेशन हो गया। अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है। अच्छा, जैसे इन्फ्लेशन का सिनोनिम रिफ्लेशन हो गया, वैसे डिफ्लेशन का सिनोनिम क्या हो गया? इसका सिनोनिम डिसइन्फ्लेशन हो गया। और ये बात बिल्कुल क्लियर है। क्या क्लियर है? क्लियर ये है कि इन्फ्लेशन में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है और डिफ्लेशन में सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाती है। रिफ्लेशन में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा और डिसइन्फ्लेशन में सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा? कम। सप्लाई ऑफ मनी को सोम पढ़ रहे हैं, है ना? सोम के बाद मंगल नहीं आएगा, याद रखिएगा। सोम मीन सप्लाई ऑफ मनी। तो बहुत सारे छात्र फिर नोट्स बनाने के बाद कहते हैं सर सोम तो लिखवाए हर जगह, मंगल नहीं लिखवाए।
तो बेटा मंगल नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ सोम का मतलब है सप्लाई ऑफ मनी। मुद्रा की आपूर्ति को थोड़ा हिंदी में लिखना बड़ा हो जाएगा। और आपको एक बात और बता दें, अगर आप अच्छी इकोनॉमिक्स सीखना चाहते हैं, एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल की इकोनॉमी सीखना चाहते हैं, आप द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना चाहते हैं या बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि बगैर अंग्रेजी के आप सिविल सर्विसेज को क्रैक कर जाएंगे, देन ही इज लाइज टू यू, आपसे झूठ बोल रहा है। आप बगैर अंग्रेजी का सहारा लिए हुए अधिकारी नहीं बन पाएंगे। कुछ और बन जाएंगे, मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन बगैर अंग्रेजी जाने हुए आप अधिकारी नहीं बन पाएंगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। मेरी बात हो सके तो आप नोट कर लीजिएगा। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश जाननी पड़ेगी, अच्छी इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ी सी अच्छी अंग्रेजी जाननी पड़ेगी, लेकिन इतनी भी नहीं, आपको अंग्रेजी का विद्वान नहीं बनना है। बस जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जैसे जीडीपी एक टेक्निकल वर्ड है, हम जीडीपी को हिंदी में सगो सगो कब तक कहेंगे, है ना? तो हम आपको बहुत ही आराम से सहजता के साथ एक एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि जब इन्फ्लेशन होगा तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा, जब रिफ्लेशन होगा तो भी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा। इन बोथ कंडीशन either inflation or reflation supply of money certainly increases। ठीक है। अच्छा, चूंकि इन्फ्लेशन जानबूझकर लाया जाए, इन्फ्लेशन जानबूझकर लाया जाए तो क्या कहलाएगा? रिफ्लेशन कहलाएगा। तो यूपीपीएससी से एक सवाल है कि जब अर्थव्यवस्था में जानबूझ करके महंगाई बढ़ाई जाती है तो क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति नहीं, याद रखिएगा। तो आप खोजिएगा, मुद्रा संस्फीति कहलाती है। ठीक है। तो जब जानबूझ करके हम महंगाई बढ़ाते हैं, हम जानबूझ करके मुद्रास्फीति लाते हैं, तो हम क्या कहलाते हैं? उसे मुद्रा संस्फीति कहते हैं। दैट इज रिफ्लेशन। और फिर सवाल पूछेगा, जब हम जानबूझकर क्या लाते हैं? डिफ्लेशन, तो क्या कहलाता है वो? डिसइन्फ्लेशन। जानबूझकर लाई गई मंदी डिसइन्फ्लेशन है, जहां सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाता है। जानबूझकर लाई गई तेजी रिफ्लेशन है, जहां सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा हो जाता है। तो हमने आपको दो चार बातें बताई, बढ़िया बढ़िया, उसे आप नोट कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन डज, यानी जब इन्फ्लेशन डन बाय डेलिब्रेशन, दैट इज reflation, deflation done by deliberation, that is disinflation. In case of inflation, there certain supply of money will increases, and in the case of reflation also supply of money also increases. In the case of deflation and disinflation, in both cases supply of money will be decreases, but डिफ्लेशन डन बाय डिलिब्रेशन, दैट इज डिसइन्फ्लेशन। यानी जब हम लोग जानबूझ करके डिफ्लेशन लाते हैं तो क्या कहलाता है? डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। अब इससे बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें कैसे हैं? एक एग्जांपल देते हैं। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी थोड़ी सी टेक्निकल बात है समझ पा रहे होंगे, और जो बच्चे वास्तव में इकोनॉमी सीखना चाह रहे होंगे तो जरूर समझेंगे। और आप पेन कॉपी लेके बैठिए, जरूर समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है आप कमेंट करिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, आपको मैं अगली क्लास में फिर समझाऊंगा, ठीक है? लेकिन आपको समझना देखिए पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा कड़वा घूंट जो इकोनॉमी का है उसे पीना ही पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हमसे कहते हैं कि काश इकोनॉमी अच्छे से पढ़ लिए होते तो हमारा प्रीलिम्स ना रुकता। यानी अगर 10-15 सवाल आया इकोनॉमी का, अगर वो सही हो गया होता प्रीलिम्स हो जाता। वो कहते हैं सर इतिहास सही हो गया, भूगोल सही हो गया, तो गलत कहाँ हुआ? इकोनॉमी गलत हो गया। काश इकोनॉमी पढ़ लिए होते तो बेहतर हो जाता। अब काश को हटा दीजिए, अब आपके सामने मैं एक बेहतरीन तरीके से इकोनॉमी को पढ़ा रहा हूं, आप उसे पढ़िए, समझिए, और कमेंट बॉक्स में जो बात नहीं समझ में उसे पूछिए। जितना आप पूछेंगे उतना मुझे खुशी होगी, लेकिन मैं अपनी शैली में पूछने की गुंजाइश नहीं छोड़ता हूं। बस आप धैर्य बना करके बैठिए और धैर्य बना के क्लास कीजिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो यूट्यूब पे जो स्पीड होता है ना 1x 2x 3x जो भी है वो कर देते हैं, तो उनसे बहुत सारे पॉइंट छूट जाते हैं। बेटा आप कोई म्यूजिक या कुछ ऐसा स्टोरी या मूवी नहीं देख रहे हैं कि आप 2x करके भगा के देख लिए।
नहीं समझ पाएंगे। इकोनॉमिकली जो पहली शर्त है वो आपका यू हैव टू कीप पेशेंस वेरी वेल, आपको बहुत अच्छे से धैर्य रखना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको पेन कॉपी लेके बैठना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है ना। आप क्लास देख रहे हैं, आप सीखना चाहिए सीखिए, भगाना चाहिए भगा दीजिए, इस ऑल एंड ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आइए बात करते हैं। तो बेटा जब हम इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं तो देखिए, कम करने के लिए, इन्फ्लेशन कम करने के लिए डिसइन्फ्लेशन करना पड़ता है। यानी जब हम चाहते हैं तेजी कम हो जाए तो हम डिसइन्फ्लेशन करते हैं, और जब हम चाहते हैं डिफ्लेशन कम हो जाए तो हम रिफ्लेशन करते हैं। देखिए दोनों एरो समझिए, जब हम ये चाहते हैं कि हमारे यहां से मंदी खत्म हो जाए तो हम रिफ्लेशन करते हैं, और जब हम ये चाहते हैं हमारे यहां से तेजी खत्म हो जाए तो डिसइन्फ्लेशन करते हैं। ठीक है, जब हम चाहते हैं, व्हेन वी विश, नेचर नहीं है, कोई आपदा नहीं आई है, कोई कैलामिटी नहीं है, कोई सूखा नहीं पड़ा है, कोई भूकंप नहीं आ गया, कोई बाढ़ नहीं आ गई है, जब ये सब होगा, जब नेचुरल सिचुएशंस होंगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। लेकिन जब हम कुछ चाहते हैं जानबूझ कर करेंगे। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है कि जब आप थक करके, मेंटली फिजिकली थक करके सो जाते हैं, दैट इज नेचुरल स्लीपिंग। और जब कोई जानबूझ करके सो गया है, that is artificial sleeping. तो there is certain difference between natural sleeping and artificial sleeping. यानी जब आप थक करके सो रहे हैं तो शायद सोने के बाद कोई उठाए तो जग जाएंगे, लेकिन आप का पार्टनर है रूम में और आप खाना ना बनाना पड़े इसलिए जानबूझकर सो गए हैं, अब आप टस से मस नहीं होंगे। यानी नेचुरल स्लीपिंग नौटंकी नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल स्लीपिंग इज नौटंकी। तो जानबूझकर सोए हुए व्यक्ति को कोई उठा नहीं सकता है। जानबूझकर लाई हुई महंगाई अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक है। बात समझ में आ रही है? अब हमने एक सवाल और छेड़ दिया कि महंगाई और विकास का क्या संबंध है, क्योंकि हमने बोल दिया कि स्टेटमेंट कि जानबूझकर लाई गई महंगाई अर्थव्यवस्था विकास से बाधक है। तो फिर हम महंगाई लाते ही क्यों हैं, या हम बजट में घाटे का बजट बनाते क्यों हैं? तो क्या घाटा और महंगाई एक दूसरे से संबंधित हैं? क्या घाटा और विकास एक दूसरे से संबंधित हैं? हम घाटे की अर्थव्यवस्था बनाते ही क्यों हैं? बहुत सारे सवाल, और सवाल पूछा गया यूपीपीसीएस में कि घाटे का वित्त का मतलब होता है, यही एक विकल्प था, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस। तो जब हम फाइनेंशियल डेफिसिट करते हैं, जब हम घाटे का वित्त बनाते हैं, तो वहां पर मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाना पड़ता है। क्लियर है? तो फिर क्या होगा, महंगाई हमारे लिए अच्छी संकल्पना है या सस्तापन अच्छी संकल्पना है? आप लोग क्या चाहते हैं? आप अर्थव्यवस्था में महंगापन चाहते हैं या आप अर्थव्यवस्था में सस्तापन चाहते हैं? और हमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ना तो अर्थव्यवस्था में महंगाई होती है, ना अर्थव्यवस्था में सस्तापन होता है। ना हमें कुछ महंगाई जैसे शब्दों का प्रयोग करना है अर्थशास्त्र में, ना सस्तापन जैसे शब्दों का प्रयोग करना है। ये तो सरकार है कि जानबूझ करके महंगाई ला रही है और जानबूझ करके सस्तापन भी ला रही है। डिस्कस करते हैं। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे कि अगर सवाल पूछता है कि जानबूझ करके लाया गया डिफ्लेशन तो आप कहेंगे डिसइन्फ्लेशन, जानबूझ कर लाया गया इन्फ्लेशन आप कहेंगे रिफ्लेशन। अगर सवाल ये पूछता है कि अगर अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी है तो तेजी को कम करने के लिए क्या करेंगे, तो आप कहेंगे तेजी को कम करने के लिए हम डिसइन्फ्लेशन लाएंगे। अगर सवाल ये पूछता है कि भाई अर्थव्यवस्था में बहुत मंदी है और मंदी को कम करने के लिए क्या करेंगे, तो आप कहेंगे मंदी को कम करने के लिए हम क्या लाएंगे, रिफ्लेशन। चलिए, दो कॉन्सेप्ट और है और मुझे लगता है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे इस क्लास को और एंजॉय करेंगे ही करेंगे। दो कॉन्सेप्ट और है। एक कॉन्सेप्ट ये है कि कितने कंडीशन से महंगाई आ सकती है, और दूसरा ये महंगाई और विकास में संबंध क्या है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को बता करके हम अपनी क्लास को ओवर करेंगे, फिर अगली क्लास में इसके अगले नेक्स्ट एपिसोड की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि कितने प्रकार से महंगाई आ सकती है, कितने प्रकार से महंगाई आ सकती है।
ये सवाल है। क्या आप में से कोई जवाब देगा? क्या कोई बता सकता है कितने प्रकार से महंगाई आ सकती है? आप कमेंट में लिख करके बताइए मुझे, मैं भी थोड़ा जानूं कि हमारे जो नए छात्र हैं वो किस तरीके से इकोनॉमिक्स समझते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कितने प्रकार से महंगाई आ सकती है। चलिए हम बताते हैं और फिर देखते रहिएगा कि क्या आपका जवाब मेरे जवाब से मैच कर रहा है। अगर जवाब मैच कर रहा होगा तो यस लिखिएगा, ठीक है। लेकिन पूछिए सवाल, पीछे जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उससे कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। बहुत लोगों का मानना है कि कीमत बढ़ने से ही महंगाई आती है, कीमत बढ़े तो महंगाई आएगी। ये बात तो सही है, ये बात सही है, कीमत बढ़ने से ही महंगाई आएगी, लेकिन सिर्फ कीमत बढ़ने से महंगाई नहीं आएगी। तो फिर और कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं? व्हाट रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइकिंग ऑफ प्राइसेस? क्या रीजंस हैं, क्या जिम्मेदार कारक हैं? आज हम उन्हीं की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, हमने कहा ये बात सच है कि जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है तो महंगाई आती है, लेकिन सप्लाई ऑफ मनी बढ़े और उस देश की अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन लेवल कम हो जाए तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा, प्रोडक्शन लेवल कम होगा, तो फिर हम कहेंगे कि वह प्राइस हाइक करेगा और हम कहेंगे ये रोल ऑफ इन्फ्लेशन है, ठीक है, ये इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा, उत्पादन की तुलना में सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा है। मतलब ऐसे समझिए कि जमीनें कम हैं, खरीदने वाले ज्यादा हैं, ज्यादा पैसा दे रहे हैं। तो आपने कहा हम 5 लाख कर लेंगे एक बिस्वा, किसी ने कहा हम 10 लाख दे रहे हैं, महंगाई बढ़ेगी नहीं? अगर उतनी मात्रा में जमीन होती तो शायद महंगाई नहीं बढ़ती, लेकिन चूंकि जमीन का उत्पादन तो होता नहीं है, आजादी के बाद तो हमारे पास क्षेत्रफल उतना ही है, थोड़ा बहुत जो घटा बढ़ा होगा उससे तो फर्क पड़ता नहीं है। तो फिर सप्लाई ऑफ मनी हमारी ज्यादा है और प्रोडक्शन लेवल कम है, तो हमने तुरंत अभी कहा कि जब आप सप्लाई ऑफ मनी, आपके पास पैसा ज्यादा होगा तो आप कोई भी वस्तु ज्यादा देकर खरीदेंगे, यानी महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरी कंडीशन में, दूसरा कंडीशन क्या है समझिए। दूसरा कंडीशन, सप्लाई ऑफ मनी कम है, चलिए प्रोडक्शन लेवल भी कम है, तो भी प्राइस बढ़ रहा है, तो भी इन्फ्लेशन है। अब आप कहेंगे अरे ये कैसे है कि सप्लाई ऑफ मनी भी कम हो रहा है, सप्लाई ऑफ मनी भी कम है, प्रोडक्शन लेवल भी कम है। तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है बेटा कि सप्लाई ऑफ मनी की तुलना में प्रोडक्शन लेवल ज्यादा कम है। तो जब सप्लाई ऑफ मनी के कंपैरिजन में प्रोडक्शन लेवल ज्यादा कम होगा, यानी फिर से सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई, और जब फिर से सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई तो मतलब क्या हुआ? अगर फिर से सप्लाई ऑफ मनी बढ़ी तो मतलब क्या हुआ? फिर महंगाई आ जाएगी, फिर इन्फ्लेशन आ जाएगा। यानी आप देख रहे हैं इस कंडीशन में भी सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा है तो प्राइसेस ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है। इस कंडीशन में भी सप्लाई ऑफ मनी कम है, कम होने के बावजूद चूंकि प्रोडक्शन लेवल काफी कम है तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ी हुई नजर आ रही है और प्राइसेस ज्यादा होंगी। तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन क्या है? सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट हो और प्रोडक्शन लेवल कम हो रहा हो तो भी प्राइसेस क्या होंगी? बढ़ेंगी, और हम कहेंगे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति है। क्योंकि इस कंडीशन में भी जो मुद्रा की आपूर्ति है वो कांस्टेंट है, और मुद्रा की आपूर्ति कांस्टेंट मतलब ये मुद्रा आपूर्ति अपना स्थिरता बनाए रखी हुई है, लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो फिर से आप देखेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट है और ये प्रोडक्शन गिर रहा है, तो सप्लाई ऑफ मनी ऊपर हो गई ना, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई और बढ़ने से फिर इन्फ्लेशन आ गया। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है? सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा है और इस बार प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या है? कांस्टेंट है, और फिर से
प्राइस बढ़ेगा और हम कहेंगे अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है। फिर आप देखिए, अब सप्लाई ऑफ मनी तो बढ़ ही रही है, प्रोडक्शन कांस्टेंट होने पर स्थिति है। पांचवी स्थिति क्या आ सकती है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है इकोनॉमी में। क्या बढ़ रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, फिर भी प्राइसेस ज्यादा हो रही हैं और हम कहेंगे अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है। ऐसा क्यों हुआ? अब इस कंडीशन में तो हम देख रहे हैं कि सप्लाई ऑफ मनी भी ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा, लेकिन प्रोडक्शन के ज्यादा होने की तुलना में सप्लाई ऑफ मनी कहीं ना कहीं ज्यादा हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये 5 कंडीशंस हो सकती है। यानी अगर सवाल ये पूछे प्रीलिम्स में, क्या उत्पादन के गिरने से भी महंगाई आती है? यस, आ सकती है। उत्पादन गिरने से भी महंगाई आ सकती है ना, देखिए उत्पादन गिरने से भी महंगाई आ सकती है। क्या उत्पादन के बढ़ने से महंगाई आ सकती है? यस, उत्पादन के बढ़ने से महंगाई आ सकती है। क्या सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट होने से महंगाई आ सकती है? यस। क्या सप्लाई ऑफ मनी गिरने से महंगाई? तो आप देखिए, कोई एक रीजन नहीं है, इकोनॉमिक्स में कोई एक रीजन नहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। जब आप अच्छे से इकोनॉमी को पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कोई एक कारण जिम्मेदार कारण नहीं है, कई सारे कारण हैं जो अर्थव्यवस्था में चीजों को संचालित करते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि अर्थव्यवस्था में क्या हो रही हैं, चीजें संचालित हो रही हैं। यानी यहाँ पर सप्लाई ऑफ मनी का बढ़ना, सप्लाई ऑफ मनी का गिरना, सप्लाई ऑफ मनी का कांस्टेंट होना रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन। प्रोडक्शन का गिरना, प्रोडक्शन का बढ़ना, प्रोडक्शन का कांस्टेंट होना, ये भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइक ऑफ द प्राइसेस। चाहे उत्पादन गिरे, उत्पादन स्थिर रहे, उत्पादन बढ़े, तो भी कीमतें बढ़ रही हैं। चाहे मुद्रा की आपूर्ति गिरे, मुद्रा की आपूर्ति बढ़े, मुद्रा की आपूर्ति स्थिर रहे, तो भी कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखिएगा, क्योंकि जो इकोनॉमी आप पढ़ रहे हैं इट इज वेरी हाई स्टैंडर्ड इकोनॉमी, क्योंकि ऐसा आपने बुक में नहीं देखा होगा और देखेंगे भी नहीं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से डिफ्लेशंस के भी बहुत सारे रीजंस हैं बेटा, इसी प्रकार से डिफ्लेशंस के भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो कितने प्रकार से, जैसे हमने यहां पर लिखा था कि कितने प्रकार से महंगाई आ सकती है, तो दूसरा जो हमारा केस है, कितने प्रकार से सस्तापन आ सकता है। समझिए, कितने प्रकार से सस्तापन आ सकता है। कितने प्रकार से सस्तापन आ सकता है। तो प्राय आप ये समझते हैं कि भाई सस्तापन के लिए एक ही जिम्मेदार कारण है। आप समझते हैं कि अगर प्राइसेस डाउन हो जाएं तो डिफ्लेशन आ जाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए, पहली कंडीशन, अब अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन ज्यादा हो और उसकी तुलना में सप्लाई ऑफ मनी कम हो, तो फिर क्या होगा, प्राइस नीचे और डिफ्लेशन आ जाएगा। क्लियर है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सप्लाई ऑफ मनी कम होगी, यानी अब जितना आपके पास पैसा है उससे ज्यादा उत्पादन हो रहा है, तो आपका पैसा कम पड़ जाएगा। तो फिर जब वस्तु व सेवाओं का उत्पादन ज्यादा हो जाएगा तो सस्तापन आ ही जाएगा। दूसरे कंडीशन में, प्रोडक्शन कम हो रहा हो, सप्लाई ऑफ मनी भी कम हो रहा हो, तो भी प्राइस कम हो रही है, तो भी डिफ्लेशन आ रहा है। ये कैसे संभव है? तो प्रोडक्शन कम हो रहा हो लेकिन इसकी तुलना में सप्लाई ऑफ मनी तेजी से कम हो रही हो। तीसरी कंडीशन, प्रोडक्शन कांस्टेंट हो, सप्लाई ऑफ मनी कम हो रही हो, तो भी प्राइस गिर सकती है और तो भी डिफ्लेशन आ सकता है। फिर चौथा, प्रोडक्शन बढ़ रहा हो
सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट हो तो भी प्राइस कम हो सकता है और डिफ्लेशन आ सकता है। फिर पांचवा, प्रोडक्शन बढ़ रहा हो और सप्लाई ऑफ मनी भी बढ़ रही हो तो भी प्राइस गिर सकती है और डिफ्लेशन आ सकता है। लेकिन शर्त यह है कि सप्लाई ऑफ मनी की तुलना में प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा हो। तो हम देख रहे हैं कि डिफ्लेशन आने का जो अल्टीमेट रीजन है, जो अल्टीमेट रीजन है वो क्या है? प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, है ना। और पीछे हमने बताया था कि जो इसका अल्टीमेट रीजन है, इन्फ्लेशन का जो अल्टीमेट रीजन है, अल्टीमेट रीजन वो क्या है? सप्लाई ऑफ मनी का बढ़ना। क्लियर हो गया? महंगाई आने का बेटा अल्टीमेट रीजन क्या है? महंगाई आने का अल्टीमेट रीजन क्या है? सप्लाई ऑफ मनी का बढ़ना। और सस्तेपन आने का रीजन क्या है? प्रोडक्शन का बढ़ना। यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाए, यूपीपीसी से आपसे सवाल पूछे कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में या भारत की अर्थव्यवस्था में वस्तु व सेवाओं की कीमतें कब कम हो जाती हैं, तो एक विकल्प आपको मिलेगा जब उत्पादन का स्तर बढ़ जाए। सवाल पूछेगा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तु व सेवाओं की कीमतें कब बढ़ जाती हैं, एक विकल्प मिलेगा जब मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाए? बढ़ जाए। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, ध्यान से आप समझिएगा। एक बार अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, ठीक है। लेकिन नोट्स जरूर बनाइएगा। कभी मेरी अगर आपसे ऑफलाइन मुलाकात हुई और जो बच्चे अगर हैं प्रयागराज में या दिल्ली में हैं तो मुझसे मिल सकते हैं। आप दिल्ली में भी मुझसे मिल सकते हैं, मुखर्जी नगर में, और प्रयागराज में तो भाई सर की संस्थान है ही, आप यहाँ ही मिल सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, बैठ कर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये एक मिशन है कि मैं भारत के सभी बच्चों को इकोनॉमी अच्छे से सिखा पाऊं। तो इकोनॉमी सिखाने का जज्बा है बेटा, और मेरा ये लक्ष्य है कि आप इकोनॉमी सीख करके एटलीस्ट जो 10 से 15 सवाल आते हैं यूपीपीसीएस में, या आपका जो एग्जाम होने वाला है आरओ, या जो बच्चे आईएएस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं वहां तक आप जाएं, और कम से कम 10-15 सवाल अगर आप सही कर लें तो यकीन मानिए आपकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं रुकेगी। जिस दिन आप इकोनॉमिक सवाल सही करना सीख जाएंगे बेटा, उस दिन आपका पीटी नहीं रुकेगा। और जिस दिन आप जीएस थर्ड पेपर में अच्छा स्कोर करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपका मेंस में मार्क्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आज का आखिरी कॉन्सेप्ट लेते हैं, आज की आखिरी उदाहरण लेते हैं, फिर अपने क्लास को वाइंड अप करते हैं। आइए देखिए, महंगाई और विकास में क्या संबंध है? महंगाई और विकास में क्या संबंध है? विकास में क्या संबंध है? क्या संबंध है? रिलेशनशिप बिटवीन डियरनेस कह लें या इन्फ्लेशन कह लें, बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डेवलपमेंट। चलिए थोड़ा आप सोचिएगा, मैं सोच रहा हूं इस वाले टॉपिक को अगले क्लास में करेंगे। थोड़ा आप एक्सरसाइज करिएगा, बताइएगा मुझे, ठीक है। आप बताइएगा कि महंगाई और विकास में क्या संबंध है? महंगाई होना विकास के लिए बेहतर है या महंगाई होना विकास के लिए खतरनाक है? विकास होना महंगाई के लिए अच्छा है या विकास का कम होना महंगाई के लिए अच्छा है? और फिर आप क्या चाहते हैं? पर्सनली व्हाट डू यू विश? आप क्या चाहते हैं? आप अर्थव्यवस्था महंगाई चाहते हैं, आप अपने लिए महंगाई चाहते हैं, या अपने सस्तापन चाहते हैं? इस टॉपिक को लेकर के हम लोग अगली क्लास में आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मुझे लग रहा है कहीं वीडियो बड़ी ना हो जाए, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप आज थोड़ा टेक्निकल पार्ट तो हो गया है नो डाउट। तो आप पेन लीजिए, पेज लीजिए, कॉपी लीजिए, बैठिए आराम से, कान में अपना हेडफोन लगाइए, कंसंट्रेट होइए और आराम से करिए। फिर जहां ना समझ में आए
सवाल पूछिए, मोस्ट वेलकम है, ठीक है। लेकिन इस पर भी सोचिएगा जरूर, थिंक एंड थिंक मोर, व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डेवलपमेंट। क्या होगा अगर अर्थव्यवस्था में महंगाई है तो क्या होगा, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू।